अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। आज के दिन हम कह सकते हैं फाइनली मार्केट के अंदर एक साई ऑफ रिलीफ देखा गया। अमेरिका एंड ईरान के हवाले से जो वार एक जोन बना हुआ था, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखी जा रही है। कुछ हम देख रहे हैं कि थोड़ी सिचुएशन ईज आउट हो रही है और इसी का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर वाज़े देखा गया। 1,78,000 का इंट्राडे हाई बना, यानी कि मार्केट में एक अबव बूम देखा गया और उसके बाद मार्केट ने उसको एक अच्छे से प्रॉफिट में भी तब्दील किया, चेंज किया और फिर उसके बाद क्लोजर रहा एक अबव, एक फ्लैट नोट, विच इज़ गुड कि मार्केट में साइकोलॉजिकल बैरियर डेली बेसिस पे स्लोली स्टडीली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1,76,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर है। इट मीन्स कि मार्केट का पोटेंशियल, मार्केट के जो डायनामिक्स हैं वो काफ़ी हद तक थ्रू आउट द डे भी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस विटनेस करते रहे और आज के दिन यानी कि जो क्लोजर के टाइम पे भी एक अच्छी जो चेंज है उसका इम्पैक्ट देखा गया। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, ये भी देखेंगे किस तरीके से मार्केट के अंदर ये जो परफॉर्मेंस है वो अब मजीद सस्टेन करती है। यही कंसोलिडेटेड मार्केट कितनी आगे बढ़ती है, कितना ज़्यादा मार्केट के नंबर्स आगे बढ़ते हैं और 200K में हमारे पास कुछ ही थोड़ा सा एक वक्फा रह गया है। तो लेट्स सी कि मार्केट इसको कैसे बिहेव करती है। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोहड़ी से हम देख रहे हैं तकरीबन मुल्तान तक ML1 अपग्रेडेशन प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी है और इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्पैक्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है तो बिजनेसेस बेटर होते हैं। बराह रास्त हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान एंड कनाडा रिलेशनशिप के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं डेली बेसिस पे। वहीं पाकिस्तान एंड कनाडा रिलेशनशिप ट्रेड के हवाले से बात करें या इकॉनमी के हवाले से बात करें, बिजनेस रिलेशनशिप के या फिर इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो हमारे रवाबित हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इसके ऊपर काफ़ी इतफाक भी किया जा रहा है। दोनों ही कंट्रीज़ चाहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आगे बढ़ें और किसी तरीके से भी बिजनेसेस को एग्जैजरेट करें। तो आज हम ये भी बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की जो चाइना के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट है वो पोर्ट्स के ऊपर और लॉजिस्टिक्स के शोबे में सरमायाकारी की जो पाकिस्तान ने उनको दावत दी है तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, काफ़ी अपना इंटरेस्ट शो करते हैं किस तरीके से मार्केट के लॉजिस्टिक्स मार्केट में एंटर हों और साथ साथ पोर्ट्स के हवाले से भी उनकी जो एक इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है। तो पाकिस्तान एंड चाइना रिलेशनशिप के हवाले से भी जहाँ हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, वहीं रीजन में कितने ही कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। और साथ साथ हम एक्सपोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के हवाले से हमने 2 दिन पहले ही हमने देखा था किस तरीके से B2B रिलेशन के हवाले से पाकिस्तान और चाइना दोनों के ताउन से एक फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के हवाले से चीज़ें थी। अभी फूड एक्सपो रखी जा रही है और हम ये देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए जो फूड एक्सपोर्टर्स हैं उनका वफ्द दुबई रवाना हुआ है। तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे पास, क्योंकि फूड जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर के अंदर भी फूड सेक्टर को बहुत ज़्यादा एक वैल्यू दी जा रही है। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से इस वैल्यू एडिशन के एस्पेक्ट को आगे बढ़ा रहा है और दूसरा ये कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यू एक्सप्लोर की जा रही हैं। और बात करेंगे गाड़ियों के हवाले से। कार्स ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कार फाइनेंसिंग में इजाफा देखा गया या जो एक अपनी कार के हवाले से हर यंगस्टर या हर पाकिस्तानी जो है वो इसके ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं हाइब्रिड गाड़ियों की के हवाले से आपको बताएं कि सेल्स टैक्स तकरीबन 25 से कम करके 18% कर दिया गया है और गवर्नमेंट इसका इम्कानात है कि कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को इस चीज़ की बहुत सारी रिक्वेस्ट मौसूल हुई हैं कि हाइब्रिड कार्स के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं इसको थोड़ा सा कम किया जाए। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि 25 से 18% पे इम्कानात तो हैं ऑफ कोर्स, तो इस पर कर ही दिया जाएगा और आने वाले दिनों में क्या इसके समरात होंगे आज हम ये भी बात करेंगे। और पाकिस्तान फ्रीलांसर्स के हवाले से आपको बताएं IT सेक्टर पहले ही पेनिट्रेट बहुत ज़्यादा कर रहा है। वहीं फ्रीलांसर्स ने एक साल में तकरीबन $1.76 अरब कमाकर तारीख रकम कर दी, यानी कि हिस्टोरिक नंबर्स जनरेट हुए हैं। $1.76 बिलियन नंबर्स सिर्फ फ्रीलांसर्स का जो एक नंबर है वो जनरेट हुआ है। इट मीन्स कि IT की एक्सपोर्ट तो $4 बिलियन से भी तजावुज़ कर जाएगी जो नेक्स्ट ईयर होगा FY। बात करेंगे, वी हैव अ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब इन स्टूडियो। उनको वेलकम करते हैं। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ ओवर जूम मौजूद हैं डॉक्टर तलत अनवर साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है, वो देखते चलते हैं, फिर बाकायदा आगाज़ करते हैं।
वतन अजीज में फ्रीलांसर्स ने साबित किया है कि नौजवानों की सलाहियतें मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के मुताबिक माली साल 2025-26 के दौरान पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने $1.76 अरब का कीमती ज़र मुबादला कमाकर नया रिकॉर्ड कायम किया, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 78% ज्यादा है। ये ज़र मुबादला न सिर्फ मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का बायस बना, बल्कि मुआशी आशारियों को भी मुस्तहकम करने में मुआविन साबित हुआ। फ्रीलांसर्स ने हुकूमती वसाइल पर इन्हसार किए बगैर अपनी मेहनत, महारत और सलाहियत के बलबूते पर आलमी मंडी से आमदनी हासिल की, जो वतन अजीज के लिए एक मुस्बत और हौसला अफजा पेशरफ्त है। माहिरीन के मुताबिक फ्रीलांसिंग बेरोजगारी और गुर्बत में कमी, बरामदी आमदनी में इजाफे और टैक्स वसूलियों में बेहतरी का भी अहम जरिया बन रही है। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख कुल वक्ती और जुज वक्ती फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, जिसके बायस पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांस अफरादी कुव्वत रखने वाले ममालिक में शुमार होता है। नौजवान जदीद डिजिटल महारतें, खुसूसन मस्नूई ज़हानत और डेटा एनालिटिक्स सीखें और इनफरादी तौर पर काम करने की बजाय स्टार्टअप्स और रजिस्टर्ड कंपनियों की सूरत में खिदमात फराहम करें, तो पाकिस्तान की IT बरामदात और ज़र मुबादला में मजीद नुमाया इजाफा मुमकिन है। बिलाशुबा फ्रीलांसर्स आज पाकिस्तान की मईशत के खामोश मगर मजबूत सिपाही हैं, जो अपनी सलाहियतों से मुल्क के रोशन मुआशी मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहे हैं। जी, रिपोर्ट आपने देखी। फ्रीलांसर्स के हवाले से जो नंबर जनरेट हुआ है वो वाकई काबिल सताइश है। मैं डॉक्टर तलत से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर साहब, अगर हम IT की एक्सपोर्ट की बात करें या IT के प्रॉपर एक जो नंबर्स जनरेट हुए हैं हमारे पास रेवेन्यू के, वो तकरीबन $4 बिलियन हैं, जिसमें 1.76 तो सिर्फ फ्रीलांसर्स के, यानी कि बड़ी कंपनीज जो LSM है वो भी जो इसका जो नंबर है वो अलग है। तो आप क्या समझते हैं, एक वो बेबी जो थोड़े ही अरसे पहले न्यू बॉर्न बेबी की तरह ये सेक्टर पैदा हुआ और फिर उसके बाद कुछ ही अरसे में, यानी कि 8-10 साल के इस होराइजन के अंदर एक अच्छे नंबर जनरेट हो रहे हैं, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया बहुत बहुत। ये आईटी का सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और पिछले कई सालों में आप देखें कि कॉन्टीन्यूसली जो है ना यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ी है। अब से चंद साल पहले तक अगर देखें, अब से चंद साल पहले ये यानी फ्यू हंड्रेड मिलियन में 700-800 मिलियन डॉलर तक होती थी ये एक्सपोर्ट हमारी आईटी की, जो अब बढ़कर 4.5 के करीब हो चुकी हैं। 4.5 बिलियन यूएस डॉलर, जो बड़ा इजाफा है। और इसमें जो है ना जो भी जो पेशरफ्त हो रही है और आईटी का ये रेवोल्यूशन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का दौर है, इसमें जो है ना यहाँ से फ्रीलांसिंग के ज़रिए लोग अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं और काफ़ी जो है ना काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कंपनियां खासी कम्पिटिटिव हैं रिलेटिव टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि एक तो वजह ये कि हमारे एक्सचेंज रेट जो पिछले 4-5 साल में डिवैल्यू हुआ है, तो हम काफ़ी कम्पिटिटिव हो गए, वरना पहले इतने नहीं थे। तो अभी ज़्यादा काफ़ी हम रिलेटिव टू अदर रीजनल कंट्रीज, हमारे फ्रीलांसर जो है ना वो जो भी बिडिंग करते हैं वो विन कर लेते हैं मोस्टली। और बड़ी आईटी कंपनियां हैं जैसे सिस्टम्स हैं और कई कंपनियां हैं, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती हैं। और ये फ्रीलांसर का जो ताल्लुक है, ये तो इंडिविजुअल फ्रीलांसर जो है ना काम कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज़ से ये बहुत अर्न कर रहे हैं। और इससे ये जाहिर होता है कि एक तो ये कि जैसे जैसे यानी कंप्यूटराइजेशन हो रही है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो वैसे वैसे जो है जो ट्रेडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ श्रिंक हो रही हैं एक तरफ तो ये, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो कि आईटी से रिलेटेड है वो इंक्रीज़ हो रही है। इन पर्टिकुलर आप देखें फ्रीलांसिंग है, यहीं पाकिस्तान में बैठ के लोग कमा लेते हैं, अपने सर्विसेज देते हैं। और ये जो बड़ा अमाउंट है वो इस साल जनरेट हुआ, इससे पहले बहुत कम था ये राइट। 1.7 बिलियन यूएस डॉलर। जी बहुत खुशाइन बात है। मैं डॉक्टर जावेद से भी पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं किस तरीके से फ्रीलांसिंग का भी, IT का भी, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान सेक्टर वाइज एक्सपोर्ट के नंबर्स को जनरेट करने की बात कर रहा है। बायलैटरल रिलेशन को कैसे देखते हैं पाकिस्तान एंड कनाडा? हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों ही कंट्रीज चाहते हैं म्यूचुअली ट्रेड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से चीज़ें जो है वो बेटर हो जाए। जी थैंक यू मैडम। एक्चुअली किसी भी दो कंट्रीज़ के दरमियान जो ट्रेड में उसका जो डायस्पोरा होता है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम देखिए कनाडा और US में पाकिस्तानी डायस्पोरा वो बहुत बड़ी तादाद में जो है ना मौजूद है।
اب ڈائسپورا کا مطلب ہے کہ لوگوں کو وہاں جو پریفرنسز ہے، آپ کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہاں ان کے لیے مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے، یا وہاں سے کوئی چیز آپ منگواتے ہیں تو آپ کے لیے انٹریکشن اور کمیونیکیشن اور یہ چیزیں بڑی آسان ہوتی ہے۔ کویسچن یہ ہے کہ کینیڈا ایک بڑی اکانومی ہے، یو ایس ان کے پاس قریب ہے، اس کا بھی اس کا ایک امپیکٹ ہے۔ ہمارا ہسٹوریکلی جو ہمارا ٹریڈ ہے وہ ڈائیورسفائڈ نہیں ہے، ہم نے یو ایس یا یورپ بہت لمیٹڈ مارکیٹ کے اوپر فوکس کیا، اور ہم نے الٹرنیٹیو مارکیٹس کو جو ہے وہ ہم نے ایکسپلور نہیں کیا۔ اب اگر گورنمنٹ کچھ ایسا کر رہی ہے یا ڈیلیگیشنز جا رہی ہے، وہ کمیونیکیشن آگے بڑھا رہی ہے، تو یہ اچھی بات ہے، اور یہ از اے کائنڈ آف گڈ نیوز کہ آپ اپنے ٹریڈ اور ریلیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ کے لیے چاہیے کہ اس چیز کو صرف وزٹ سے یا دورے سے، ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ٹریڈیشنلی وزٹس اور ڈسکشن چیزیں بہت ہوتی ہے جی، لیکن اس کو ایکچوئل کیسے کنورٹ کرتے ہیں، دس از دا ریئل کویسچن۔ تو پوٹینشیل ہے، کینیڈا کے پاس بہت ساری ایسی پوٹینشیل ہے جو ہماری مارکیٹس ہے، جس میں ہمارا رائس ہے، ہمارا ٹیکسٹائل ہے، ہمارا سی فوڈ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر وہ مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو اگر کمیونیکیشن یا وزٹس یا چیزیں چل رہی ہے تو حکومت کو چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ فیسیلیٹیٹ کرے، اور پوٹینشیل ہے، اور یہ ایک اچھی نیوز ہے اکانومی کی، جب ہماری ایکسپورٹ آلریڈی $30 بلین کے قریب ہے، وی نیڈ ٹو ایکسپورٹ مور اینڈ مور۔ اچھا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھانے کے لیے ڈاکٹر طلعت ہمارے پاس بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، گورنمنٹ نے ڈفرینٹ پالیسیز بھی، ہم نے دیکھا ایکسپورٹ پالیسی کے حوالے سے بڑا کام کیا، ایکسپورٹرز کے لیے بہت زیادہ ان کی ریکویسٹ کے اوپر ٹیکسیشن کے حوالے سے یا ان کی تمام جو چیزیں ہیں، ڈیوٹیز ہیں، ان کو تھوڑا سا ریوزٹ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہمارے پاس اور مزید انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں، اگر ہم پاکستان اینڈ چائنا کے حوالے سے بات کریں، پاکستان دعوت دے رہا ہے چائنا کو کہ لاجسٹکس میں آئیں آپ، خاص کر پورٹس کے حوالے سے بڑی لیکریٹو مارکیٹ ہے، کس طریقے سے ہم اور مزید ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں؟ ریجن کے اندر ہمارے پاس یہ پاسبلٹیز ہیں، ہماری ایک پوری ڈیمانڈ ہو چکی ہے آئی ٹی کے حوالے سے، ہم نے جیسے کہا کہ سائبر ایکسپرٹ پاکستان کو جو قرار دے دیا پوری دنیا نے آفٹر دس مارکہ حق۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم میڈیٹر کا رول ادا کر رہے تھے یو ایس اینڈ ایران کے بیچ میں، اس کے بعد ہماری جو ایک پاور ہے، یعنی کہ ایک جو پریزنس ہے، وہ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہے ہر جگہ۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیسے سمجھتے ہیں ہم لاجسٹکس کو اب مزید مارکیٹ کر سکتے ہیں، اپنے پورٹس کے حوالے سے اور مزید اٹریکشن کریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹرسٹ اور یہ کانفیڈنس بلڈ اپ کر رہا ہے لوگوں میں؟ جی، تھینک یو۔ بالکل بڑا اچھا سوال ہے۔ اصل میں پاکستان ابھی ریسنٹلی پاکستان نے انوائٹ کیا ہے لاجسٹک میں، پورٹ اینڈ لاجسٹک میں جو ہے نا انویسٹمنٹ کرے، چائنیز انویسٹرس کو انوائٹ کیا ہے، اور اس میں کافی ریفارم ہو رہی ہے۔ جو ہمارے ادارے ہیں جیسے کے پی ٹی ہے اور پورٹ قاسم ہے، اور جو یہ ادارے جو لاجسٹک کو امپروو کرنے کے لیے کافی کوششیں کر رہے ہیں، یعنی انفراسٹرکچر پہ خاصا کام ہو رہا ہے، ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے، اور تاکہ آٹومیشن ہو رہی ہے۔ تو ان ایکٹیویٹیز میں چائنیز کو کہا ہے کہ جی آپ آئیں، انویسٹ کریں، اور ہمارے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کریں۔ پورٹس میں، لاجسٹک میں کافی روم ہے، اور اکثر یعنی فورن انویسٹرز ان ایریاز میں آتے ہیں اور انویسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو منسٹر ہیں انہوں نے انوائٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان ایریاز میں انویسٹ کریں۔ تو خاصا روم ہے، کیونکہ ٹریڈ اور جس سے جو ہے نا زیادہ ٹریڈ بڑھے گا پاکستان، یعنی ایک تو وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات ہے، دوسرے جو ہے نا ہمارے یہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، جو یہاں بھی ٹریڈ بڑھے گا، اور افغانستان بھی کا بھی ٹریڈ اسی روٹ سے آتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی جو ڈسٹربنس ہوئی ہے گلف وار میں، جو پوری ڈسٹربنس ہوئی ہے، تو ٹریڈ یہاں شفٹ ہو رہا ہے، اور پرٹیکولرلی گوادر میں کافی ٹریڈ والیوم بڑھ گئیں گے، اور ٹریڈ ایکٹیویٹی بڑھ ڈاکٹر گئی ہے۔ طلعت، آپ نے گوادر کا ذکر کیا، گوادر تو ہمارے لیے بہت ہی ایک، ہم کہہ سکتے ہیں کہ دی بیسٹ آپشن ہے، اور اس آپشن کو ابھی تک صحیح سے ایکسپلور کیا نہیں گیا ہے، یا پھر یہ ہوا نہیں ہے ایکسپلور۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب مزید اس کے لیے اٹریکشن یا مزید اس کو لیکریٹو بنانے کے لیے گورنمنٹ کیا اس کے اوپر انیشیٹو لے گی؟ اور دوسرا یہ کہ جب انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو کتنا زیادہ ہمارے لیے مزید چانسز ہیں یا مزید ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں؟ جی، گوادر بہت امپورٹنٹ، یعنی بڑی اس کے ایڈوانٹیج ہیں، اور اسی نقطۂ نگاہ سے یہ کیا گیا تھا۔ میں بھی 2 دفعہ گوادر جا چکا ہوں کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی ایک تو خوبصورت بندرگاہ ہے اور ڈیپ سی ہے،
اور وہاں جو ابھی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا تھا اس زمانے میں، 5 سال پرانی بات ہے، ابھی مزید ڈیولپ ہو گیا، لیکن جو ایک تو یہ کہ فری اکنامک زونز ایریا، فری زون ہے فری جو کہ ٹریڈ کے چائنا حوالے نے سے. بنایا ہے، جہاں چائنیز رہتے ہیں، اور اس رائٹ. کے علاوہ ایک جو ہے نا ایک اور زون پہ بننے کی بات ہو رہی تھی کہ جی ایک اور ٹریڈ زون بنایا جائے گا جس میں کہ انویسٹمنٹ ہوگی جو گوادر کے ساتھ ہی ہوگا، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں گوادر میں اصل میں بات یہ کہ ابھی ایک تو پانی اویلیبل نہیں تھا، پانی نہیں تھا، ابھی گورنمنٹ نے کوششیں کی ہیں، اور پانی ایسا تھا کہ جی ایک گورنمنٹ پہنچاتی تھی تربت سے واٹر ٹینکر کے ذریعے، پینے کا پانی آتا تھا، عام لوگوں کو پہنچاتی تھی. ایون جو ہوٹلز میں دیکھیں، وہ بڑے ہوٹلز میں لوکل پانی استعمال نہیں ہوتا ہے، وہ کراچی سے پانی آتا ہے. پانی پھر بجلی کا مسئلہ تھا کہ بجلی جو ہے وہ ایران سے لی جاتی تھی، تو بجلی نہیں تھی. ابھی یہ اس میں امپرومنٹ ہوئی ہے، کچھ میرے خیال گریڈ اسٹیشن وغیرہ لگایا ہے. تو یہ جب تک بیسک انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو یہ چیزیں جو انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز نہیں پڑ سکتی. دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہاں لینڈ کی ویلیو. دیکھیں رائٹ. گوادر جب سے بننا شروع ہوا ہے 2005 سے، تو لوگوں نے گوادر جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر بن چکا ہے. لوگوں نے جا کے پلاٹ کراچی سے، لاہور سے اور اسلام آباد سے لوگوں نے جا کے زمینیں خریدنا شروع کر دی ہے، انڈسٹریل پلاٹ خرید لیے. جو پلاٹ 5 لاکھ کا ہوتا تھا وہ اب 5 کروڑ کا ہو گیا ہے. دیکھیں جب انڈسٹری ایک، یعنی آپ تو یا تو ان لوگوں کو پلاٹ دیے جاتے کہ بھئی وہ انڈسٹری بناتے، انہوں نے انڈسٹری نہیں لگائی، ایک کے بعد ایک دوسرے کو بیچ رہے ہیں، بیچ بیچ کے قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. اب جب بھی کوئی انڈسٹری لگائی جاتی ہے تو جو لینڈ کی ایک کاسٹ ہے، ایک سگنیفیکنٹ اچھا، کاسٹ ہو جائے بالکل صحیح ففٹی فرمایا ڈاکٹر پرسینٹ کے صاحب. قریب. ڈاکٹر صاحب یہاں میں جی آپ کو پاس کروں گی، ڈاکٹر جاوید سے پوچھنا چاہتی ہوں. ایک طرف ہم جب انویسٹرز کو بلاتے ہیں کہ آئیں اور یہاں پہ انویسٹ کریں، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ لوگ آ گئے، اور دوسری طرف یہ ایک ڈرا بیک بھی ہے جو کہ ڈاکٹر طلعت نے جس کا ہمیں انڈیکیشن دی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ لوگ آتے ہی نہیں تو اس زمین کی ویلیو ہی نہیں ہوتی، تو کس کو کیسے پتہ چلتا کہ وہاں پہ کیا ہے؟ یہ دونوں ہی پوائنٹس ہیں، ذرا اس کو پلیز اس دیکھیں. میں تھوڑا سا نا میڈم میں شیئر کروں، میرا جو پوسٹ ڈاک ہے میرے یو ایس سے، وہ بھی ریئل اسٹیٹ پہ میں نے کیا ہے، اور آئیڈیا یہی تھا یہ جو اسپیکولیٹو ریئل اسٹیٹ میں جو بزنس ہو رہی ہے، فائل میں نے بھیج دی فائل یہ. بھیج دی، 10 بندوں سے فائل آپ نے بیچ کے تو اس کی قیمت کروڑوں تک پہنچ گئی. اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا پرافٹ ہے کہ جو آپ کسی کمپنی یا کارخانے میں انویسٹ کرتے ہیں، وہاں سے پیسے نکال کے سیدھے ایک فائل میں لگا لے. اچھا فائل میں اپنے ٹیکس بھی نہیں دینا ہوتا، وہ اپنے پیسے چھپا کے اس کو دے دیے، کیونکہ وہ ہینڈ ٹو ہینڈ چینج کر کے ریئل جو گورنمنٹ کی طرف کو ٹیکس ریونیو آتی وہ بھی نہیں آتی. آپ نے ایک اچھے کارخانے کو چلانا تھا، اس کو بند کر کے اپنے پیسے سیدھا سیفلی اس میں انویسٹ کر دیے. تو یہ جو اس کو اکنامکس کی زبان میں ہم کہتے ہیں، آپ انویسٹڈ کراؤڈ آؤٹ کرتے ہو ایک پروڈکٹیو سیکٹر سے ٹورڈز نان پروڈکٹیو سیکٹر. یہاں پر گورنمنٹ کا رول آتا ہے. میں جو یو ایس میں اس کے اوپر کام کر رہا تھا کہ ڈیفینیٹلی یو ایس ہیز سکسیسفل ہسٹری. انہوں نے اپنے سیکٹر کو کیسے ریفارم کیا، وہاں پر گورنمنٹ انڈیکیٹ کرے اس میں گورنمنٹ کا رول بہت زیادہ ہے. کہ اب اس گورنمنٹ کا کام ہے کہ آپ فری مارکیٹ میں جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہے آپ پراپر طریقے سے کمپٹیشن انشور کریں، لیکن یہ نہیں کہ چند لوگ آ کے وہ اس گوادر کے ایریا کو انہوں نے اپنے ریئل اسٹیٹ کا ایک منافع بخش کر لیا، لیکویڈٹی ہے اس میں ڈال دیا، اور یہ سوچ کے کہ گوادر سٹارٹ ہو جائے گا تو سال بعد ہماری پلاٹ ادھر تک جائیں گے، تو پھر ایکٹیویٹیز کون کرے گا؟ دوسرا دبئی بن جائے گا. تو یہ مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایڈ کرنا چاہوں گا. جی 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 دیکھیں پلیز. گورنمنٹ کو ریسٹرکشن جو لگانا چاہیے ایسی جگہوں پہ کہ جب تک کہ انڈسٹری نہیں لگے گی اس وقت تک یہ سیلیبل نہیں ہوگا. اس قسم کی انڈسٹری اسٹیبلش ہو جائے پھر قیمتیں نہیں بڑھیں گی. لیکن جب یہ ریسٹرکشن نہیں ہوتی تو فوراً جو ہے نا انڈسٹریلسٹ تو خریدتا ہی نہیں ہے، یہ اسپیکولیٹر خرید لیتا ہے. ریئل اسٹیٹ کے لوگ خرید کے بیچتے رہتے، قیمتیں بڑھاتے رہتے. جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو تو بہت مہنگا پڑتا ہے. بالکل تو صحیح گورنمنٹ کو فرمایا آپ چاہیے نے. کہ ریسٹرکشن لگائے. جی رائٹ، پوائنٹ ٹیکن. ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ آئیڈیا یہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن ہونا چاہیے، ہماری انڈسٹری گرو کرنا چاہیے، مینوفیکچرنگ کا جو بزنس ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. اچھا میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر طلعت آپ سے ہی کہ جہاں ہم گورنمنٹ تمام انیشیٹو بائیلیٹرل ریلیشن کے حوالے سے لے رہی ہے، چاہے ہم کینیڈا کے حوالے سے کہیں، چائنا کے حوالے سے کہیں، لاجسٹکس کے حوالے سے اتنا کام کیا گیا، تو وہیں ہمارے پاس جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ انفراسٹرکچر پہ بھی فوکس کر رہے ہیں. یعنی کہ روڑی سے ملتان تک ہم دیکھ رہے ہیں مل 1 پروجیکٹ کے حوالے سے اس کو فٹافٹ سیٹل کرنے کی، اس کی اپ گریڈیشن پلان جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اور آپ نے اس سے پہلے گوادر کے حوالے سے زون کی بات کی تھی، تو کیا آپ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کی نیڈ بہت زیادہ ہے، جس طریقے سے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے یا جس طریقے سے ایکسپورٹرز ابھی کوششیں کر رہے ہیں؟
जी, ये जहाँ तक ML1 प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, जो कराची से पेशावर है, ये 1700 किलोमीटर है लॉन्ग, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये जो डबल रेलवे लाइन हो जाएगी तो उससे ये फ़ायदा होगा कि इंटरप्शन नहीं होगी, और फ्रीट में हमें बहुत ज़्यादा यानी सेविंग होगी। जो राइट। फ्रीट रेट हैं, जो किराए बढ़ जाएंगे, जो सामान लाने ले जाने के, ट्रकिंग के ज़रिए जो हमें रोड पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आता है, खर्चा आता है, और रोडों की टूट फूट होती है, क्योंकि हमारा अभी रिलायंस जो है ना ट्रक्स पे है, राइट। और ट्रक्स के ज़रिए का पेशावर तक माल पहुंचाया जाता है। आप देखें कि जो बड़ा यानी डेप्रिसिएशन का भी बाइस बनता है, और उस पर गवर्नमेंट का खर्चा भी बहुत आता है रोड्स को बनाने में। तो जब ये रेलवे लाइन बन जाएगी तो इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगे, और काफ़ी सेविंग होगी, और जो किराए हैं वो कई गुना कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे किराए जब महंगे होंगे तो फिर वो हम कंपेटिटिव नहीं होंगे, और चीज़ें कंपेटिटिव नहीं होंगी, कंज्यूमर को भी महंगी पड़ेंगी, और इंडस्ट्रियलिस्ट को रॉ मटेरियल की सूरत में भी महंगी पड़ेगी। तो ज़रूरत इस बात की, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे बड़ी सेविंग होगी। एक ज़माने में पाकिस्तान रेलवे ये काम करता था, लेकिन चूँकि उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, और उसमें खासी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं थी, और ट्रकों ने जगह ले ली। तो अब ये काम किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी रोड़ी से मुल्तान तक जो है ना, ये मेरे ख्याल रोड़ी से मुल्तान ही है जी। तो बिल्कुल। ये सेक्शन जो है ना, इसका प्लान फाइनलाइज करने के लिए बातें हो रही हैं कि जल्द से जल्द इसका प्लान तैयार करके फाइनलाइज करें, क्योंकि इससे पहले कराची से रोड़ी तक तो फाइनलाइज किया जा चुका है, और वो प्लान तैयार है, रेडी है। तो इस पर चाइना भी हमें सपोर्ट कर रहा है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और जब ये हो जाएगा तो काफ़ी चेंज लाएगा ट्रेड में, और हमारी कंपेटिटिवनेस में काफ़ी चेंज लाएगा। अच्छा। दूसरी बात जो की है, एक जी। आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की है, एक्सपोर्ट पाकिस्तान में प्रोसेसिंग स्पेशल जोन। जी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, बिल्कुल। जो एक तो CPEC में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पहले ही कराची में भी मौजूद है, फैसलाबाद में भी मौजूद है, लाहौर में भी है। जी। तो ये जोन जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट को चाहिए, मेरे ख्याल, देखें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है ना बहुत डिक्लाइन हो चुका है, 13% ऑफ GDP। उसके अदर रीजंस हैं। उसके रीज़न मेनली ये थे कि जो अट्रैक्टिव नज़र आता था दुबई वगैरह में, तो वो पैसा वहाँ चला गया, और लेकिन सारा वो मनी पैसा लॉन्ड्रिंग के वापस लाने ज़रिए। के लिए गवर्नमेंट ने इकदामात तो किए हैं। अभी सब जो हालात देख रहे हैं, इंटरनेशनल जो अभी सिचुएशन थी, इसके बाद तो सब जो पाकिस्तान के लिए एक एक ऑप्शन थे, वो तो अब वापस आ रहे हैं। किस तरीके से जो जी जी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए लोग वहाँ पे थोड़ा सा फ्लाइट ऑफ हमने देखा था कि मनी देखा गया था, लेकिन अब वापस वो आ रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है ना, वो जो इन्वेस्टर्स ले गए थे यहाँ से, हमारे ही लोग थे जो पैसा ले गए थे, अब वो वापस लेकर आ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि प्लाटों की कीमतें बढ़ रही हैं। कराची में DHA में और दूसरे जो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनमें करोड़ों रुपए का इजाफा हो चुका है पिछले चंद माह में। DHA में ख़ास तौर से करोड़ों में इजाफा हुआ है, यानी मैं 1 या 2 करोड़ तक का तो इजाफा हुआ है DHA के हर प्लाट में। और वहाँ ये इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बेताशा लेकिन खरीद सर, रहे हैं, मैं इसी एक्सपोर्ट तरह। प्रोसेसिंग जोन की बात कर रही हूँ, आप उसका बताएं ना। हाँ, रियल एस्टेट का तो मैं ऑफ कोर्स यही हम कर यही चुके हैं। बात मैं यही करना चाहता हूँ कि देखें, जी। इन्वेस्टर्स को तो अभी नज़र आता है कि पैसा ला के वो यहाँ पार्क कर दे ज़मीन में, और उससे रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन हमें गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी डिवाइस करनी चाहिए कि जी जो न्यू इन्वेस्टमेंट है उसको राइट। अट्रैक्ट करे, और ये एक्सपोर्ट डॉक्टर प्रोसेसिंग तलत, जोन अब में, मैं पूछना और न्यू चाहती थी, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स नहीं होना ये चाहिए। डिबेट कहीं और निकल चुकी है। अब आपने जी आपको याद होगा लास्ट ईयर जब कंस्ट्रक्शन के ऊपर कितने सारे क्लॉजेस लगाए गए थे, वो उसके अंदर, उस क्लॉजेस के अंदर एक आइडिया ये था कि किसी ना किसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, या तो वो होनी चाहिए, प्लॉट पार्क जी नहीं जी होगा, या तो कंस्ट्रक्शन जी एक्टिविटी होनी चाहिए, या फिर उस पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। नहीं तो एक से ज्यादा प्लॉट के ऊपर टैक्सेस के हवाले से रेंट की सूरत में टैक्सेस था, ये वो आपको याद होगा, जिसके ऊपर जी कंस्ट्रक्शन जी जो एक्टिविटी है वो भी थोड़ी सी डाउन साइड पे चली गई थी। और आइडिया ये था कि उनकी तरफ से बहुत वो आ गया था कि जी। आपने मैं रियल कंस्ट्रक्शन एस्टेट एक्टिविटी को रोक मैं दी। इनकरेज करता हूँ, लेकिन उसमें एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन सेक्टर आता है, एक सब सेक्टर है जी। रियल एस्टेट का। खाली प्लॉट नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, मकान बने, छोटे मकान बने, और छोटे राइट। यूनिट बने, लेकिन लोग बना के पैसा बेचें पार्क बेशक होके डंप ना इन्वेस्टर्स। हो। राइट। जी मैं जी डॉक्टर जावेद से पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब,
यहाँ पर हम इकोनॉमिक सिचुएशन देख रहे हैं, ग्लोबली सर्कमस्टांसेस, कुछ थोड़े ही दिनों में कहाँ पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल अदा किया और तरीके से सब दोनों को कंट्रीज़ को, यूएस एंड ईरान को टेबल टॉक पे लाया गया, लेकिन अब थोड़ा सा एक रिजिडनेस आ रही थी। आज से या कल से हम देख रहे हैं थोड़ा सा एक दोबारा से फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। तो ये जो होल सिचुएशन है जिसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अभी आपने देखा है कि आज उसमें साई ऑफ रिलीफ देखा गया, तो कैसे देखते हैं ये तमाम सिचुएशन को? जी अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये ना कि इस वक्त तो बाज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि जैसे वहाँ पर नेगोशिएशन की थोड़ी सी उम्मीद पैदा हो गई तो हमारा स्टॉक मार्केट जो ना ऊपर जाना शुरू हो गया। आप इसको अदर वे राउंड देखिए, अगर वहाँ पर ग्लोमी पिक्चर पैदा हुआ तो फिर क्या होगा? इसका मतलब सडनली हमारा स्टॉक मार्केट जो है डाउन हो वो गया। तो एक सेंटिमेंटल होता है ना, Yes, ऑफ तो कोर्स। इससे मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमारी स्टॉक मार्केट दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन फंडामेंटल्स, दे आर दे आर डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन 1000 माइल अवे पॉलिटिकल नहीं, सिचुएशन। ये- this is- देखिए this is मैं another उसको, thing. It's इसका a big मतलब ये debate. है कि आप ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, जियोपॉलिटिकल हालात आपके लिए मैटर करती है। मेरा स्टॉक मार्केट क्यों रिस्पांस कर रहा है? क्योंकि लोगों को पता है कि उस कन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइस बढ़ेगी। बिल्कुल। जब ऑयल प्राइस बढ़ेगी, हमारी इकानमी का मेन इन्हिसार हमारा ऑयल के ऊपर है। राइट डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पॉज करूंगी, हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं स्टॉक मार्केट की ही, तो देखते चलते हैं आज की क्या परफॉर्मेंस रही, किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, और साथ साथ हमारे पास टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स कौन से। लेट्स हैव अ लुक। हंड्रेड इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,75,927.73 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,78,370.45। आप देख सकते हैं इंट्राडे हाई में मार्केट ने कितनी ज़बरदस्त एक पॉइंट्स पुश किए। नेक्स्टली लोअर वाज 1,76,062.69 एंड फाइनली क्लोजर 1,76,133.56। एक अच्छे नंबर्स के साथ, फ्लैट नोट के साथ मार्केट में प्रॉफिट बुक भी हुआ। 205.83 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। वॉल्यूम लीडर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। साइनर्जी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.65 के डिक्लाइन के साथ, 9.96 पे क्लोजर। 263.62 एक हेफ्टी मिलियन शेयर्स हम कह सकते हैं डेली बेसिस पे बहुत अच्छे नंबर जनरेट हुए हैं। TSBL 0.24 का इजाफा, 2.39 पे क्लोजर। 111.31 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। थर्डली TPLP 0.76 का इजाफा, 13.27 पे क्लोजर। 73.87 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 0.14 का इजाफा, 49.19 पे क्लोजर। 58.56 मिलियन शेयर्स का आज कारोबार रहा। एंड लास्टली फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड 0.01 का माइनर इजाफा, 1.23 पे क्लोजर। 26.32 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। आपने ये देखा कि वॉल्यूम लीडर्स में कुछ मिक्स ट्रेंड देखा गया, अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी सामने हैं। दूसरा ये कि हमारे पास सेकंड टियर, थर्ड टियर एंड फर्स्ट ईयर स्क्रिप्ट भी सामने है, तो इट मींस कि मिला जुला रुझान मार्केट के अंदर देखा गया, और साथ साथ इस मिक्स ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। दूसरा, इससे पहले हम स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात कर रहे थे, डॉक्टर जावेद एंड डॉक्टर तलत हमारे साथ मौजूद हैं। हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की जो एक 100 इंडेक्स है वो वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड रही है लास्ट ईयर भी, क्योंकि कहाँ मार्केट 23,000 36,000 के लेवल से आज 1,76,000 के लेवल पर आ गई। तो इट मींस कि सिर्फ सेंटिमेंट्स तो वर्कआउट नहीं कर सकते जावेद साहब, इसके अंदर बहुत सारे फंडामेंटल्स भी हैं जो कि वर्कआउट करते हुए दिखाई दिए। प्लीज आप ऐड अच्छा, करना इसमें चाह रहे सबसे बड़ी जो पॉजिटिव पॉइंट मैं इसमें ऐड करो कि आपने देखा जब शुरू में ईरान और यूएस के जो हालात ख़राब हो गई, हमारा ये मार्केट तकरीबन 160-165 तक आ गया था। जी। लेकिन हमारी अब इसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है स्टॉक Exactly. मार्केट में, यानी आप देख रहे हैं तकरीबन उनके दरमियान 7-8-10 दिन से मुसलसल दोबारा जंग शुरू है, लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट पर वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, जो कि दुनिया की और रीजन की उस पे आ रहा है। 175 पे आ गया और Right, इमीडिएटली right. ज़रा सा गुड साइन मिला तो मार्केट में जो ना वो कॉन्फिडेंस दोबारा रिस्टोर हो गया। तो ये एक पॉजिटिव तो चीज़ है। ओवरऑल आप वॉर को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? अब कब तक देखिए ये wind मेरे up ख्याल होगा? में ये दोनों यूएस के लिए, ईरान के लिए, ओवरऑल वर्ल्ड के लिए, जो आपके एशियन इकानमीज है जैसे कोरिया, जापान, उनकी बहुत ज़्यादा रिलायंस है ईरान के ऑयल इंपोर्ट पे, मिडल ईस्ट के, तो दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती इस जंग को ज़्यादा लॉन्ग टाइम में जो ना सस्टेन करने के लिए। तो मेरे ख्याल में अभी भी पीछे नेगोशिएशन चल रही। पाकिस्तान एक्टिव रोल पहले भी बहुत ज़्यादा अदा किया और अभी भी जो ना रोल अदा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हालात इम्प्रूव होंगे। और सबसे बड़ी बात मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊं कि इसमें अभी भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है।
जो exactly. वर्ल्ड के लेवल पे आप कंपेयर करें, जितनी हमारी यंग है, यूथ है, इन्वेस्टर है, इंटरनेशनली पाकिस्तान से लोग इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसकी वजह है कि दुबई वगैरह के जो वहाँ पर मिडल ईस्ट में हालात ख़राब हो गई, और रियल स्टेट में भी थोड़ी सी हालात ख़राब हो गई, ज़रा रिसेशन आया तो लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं। और ये गुड साइन है कि इतने हालात वर्ल्ड लेवल पे टेंस होने के बावजूद आपका रिबाउंड कर रहा है, तो ये अच्छी साइन है कि अगर हालात और इम्प्रूव हो जाएंगे तो स्टॉक मार्केट और ऊपर जाएगा। अच्छा डॉक्टर जावेद, ये भी बताइएगा कि कार फाइनेंसिंग के हवाले से हमने बहुत अच्छे नंबर जनरेट हुए देखे पिछले साल भी। FY25 की बात करें, इस ईयर की बात करें, स्टार्ट होते ही हमारे पास कार फाइनेंसिंग के हवाले से या होम फाइनेंसिंग के हवाले से ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ हाइब्रिड कार के ऊपर सोचा जा रहा है कि 25% से ड्यूटी कम करके 18% पे कर दी जाए। तो कैसे लग रहा है आपको रेट्स के हवाले से? गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है, और जो ऑटो सेक्टर है थ्रू आउट कैसा परफॉर्म कर रहा है? जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये बहुत अच्छी बात है कि अगर गवर्नमेंट हाइब्रिड कारों के ऊपर टैक्स वगैरह कम करे। आपको पता है इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला या जो हमारे लिए चैलेंज है वो ऑयल इंपोर्ट है। आपके 70 बिलियन इंपोर्ट्स में से मेन जो चंक है वो ऑयल इंपोर्ट है। exactly. और उनके वो जो प्राइसेस में जो वोलेटिलिटी आ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, वो हमारी जो बजट एस्टिमेट्स है या हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो उसके ऊपर फ्लक्चुएशन इस वजह से आ रही है कि ऑयल प्राइस में फ्लक्चुएशन और अनसर्टेनिटी। आपने देखा कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने प्राइसेस कम कर दी, अब एकदम प्राइस दोबारा हो गई, हम दोबारा बढ़ा रहे। तो ये अनसर्टेनिटी जो ना उसके ऊपर अगर रिलायंस कम करना है तो हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर टैक्स कम करना गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी इनिशिएटिव है। जारी बात है उससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी ऑयल की इंपोर्ट की जो ना वो रिलायंस है या डिपेंडेंस है वो कम से कम होगी, और फिर आपके लिए लोकली एनवायरनमेंट के लिए ये गाड़ी है जो ना पोल्यूशन के हिसाब से ये अच्छी है, इनसे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं हो रही। तो उस हिसाब से तो ये ओवरऑल इकानमी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। थोड़ी बहुत आपको टैक्स कलेक्शन में अगर कमी आएगी, जारी बात है आप ड्यूटीज़ कम करेंगे, लेकिन उसकी जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है इकानमी के लिए वो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप ऑयल इंपोर्ट कम करेंगे। आपने एक और बात बताई कि जो ऑटो सेक्टर है उसके लिए इम्प्लीकेशन है। इस वक्त हमारा जो ऑटो सेक्टर में कारों की प्रोडक्शन हो रही है वो मोस्टली हाइब्रिड कारों की नहीं हो रही, वो दूसरे जो कार्स है। तो मुझे नहीं लगता कि हाइब्रिड कारों के ऊपर ड्यूटी कम करके इतना ज़्यादा जो ना वो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। मुझे ये भी बताइएगा कि अभी तो हम सिर्फ डैशबोर्ड वगैरह तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम मेन इंजन जो है वो उस पे तो नहीं गए। तो हमारा पॉलिसी चैलेंज है कि हिस्टोरिकली ओवर द लास्ट 40 to 50 ईयर्स हमारा जो ना असेंबली इंडस्ट्री के ऊपर हमारा फोकस रहा है। और अगर हम रियल सेंस में जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं तो हमें पार्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, हमें जो ना कंपोनेंट्स या इंजन वगैरह, ताकि आप रियल सेंस में उन चीज़ों को फिर एक्सपोर्ट करना शुरू करें। अगर पार्ट्स और इंजन और सारी चीज़ें किसी और कंट्री में बन रही है और आप असेंबली कर रहे हो तो ये रियल सेंस में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो इस पे गवर्नमेंट की तरफ से मतलब इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है कि आपको पता है मलेशिया और इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो फॉरेन कंपनीज़ है, अब उन्होंने जैसे उनके ऊपर इम्पोज किया है कि आप इतने कंपोनेंट ये अब मुल्क के अंदर जो ना ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो कंपनीज पिछले 50-60 साल से इनकी अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि आपने अभी तक कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस बनाया है। अगर आप असेंबली वो बनाएंगे तो हमारे लिए वही चैलेंज रहेगा, पार्ट्स महंगे होंगे, वो हमारे इंपोर्ट बिल में हमें इफेक्ट करेंगे, तो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी लेकिन हमारी इंपोर्ट से जान नहीं छूटेगी। अगर हम अपनी रियल सेंस में इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं और कारों को बनाना चाहते हैं तो उससे दो फायदे हो जाएंगे। जब आपका डोमेस्टिक मार्केट अपनी कारों से ही आप उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे तो इंपोर्ट पे आपकी डिपेंडेंस कम होगी। दूसरा ये कि आपकी इनोवेशन आएगी तो आप एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे, उन कारों को फिर रीजनल कंट्रीज में। डॉक्टर तलत से भी पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है वो ये कि इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब ये वॉर सिचुएशन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रही है। डॉक्टर साहब ने भी कमेंट किया, आप क्या कहेंगे कमोडिटीज़ के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? ऑयल प्राइसेस कैसे इसके ऊपर अब बिहेव करेंगे? किस तरीके से गोल्ड प्राइसेस पे इम्पैक्ट होगा? इसके बारे में बताइएगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखें कि जो टेंशन बढ़ रही है और एक अनसर्टनिटी हुई है, तो आपने देखा कि दोबारा से ऑयल प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं और तकरीबन $80 बैरल जो है ना ब्रेंट की प्राइस आ गई है, इसको भी क्रॉस कर गई है। तो ये तो ट्रेंड यानी 70 तक आ चुकी थी, उससे भी नीचे आ गई थी। तो अब ये दोबारा बढ़ना शुरू हुआ है तो इसका इम्पेक्ट तो आएगा, हमारी इकोनॉमी में भी आएगा। और आपने देखा कि कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं यहाँ भी, और जैसे ही ऑयल प्राइस बढ़ती है तो ये जो हमारी डोमेस्टिक प्राइसेस हैं इन्फ्लेशन के सूरत में बढ़ जाती हैं, और 15% तक तो रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी वो बढ़ चुकी हैं पिछले चंद माह में। तो ये अच्छा ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये कि आप दोबारा कुछ सालिसी की बातें हो रही हैं पके उन्हें कहा गया है कि जी किसी तरह आप दोबारा आएँ, तो वो तैयार हो रहे हैं।
यानी अमेरिका भी रेडी हुआ है और ईरान भी के जो पुराना एग्रीमेंट है उसको वो फॉलो करें और उन कंडीशन पे अमल दरामद करें, क्योंकि ईरान ने ये जब अमेरिका ने हमले किए तो ईरान ने सस्पेंड कर दिया था ये पुराना जो एग्रीमेंट है, तो उससे बड़ी सिचुएशन एस्केलेट हो गई थी और हालात ख़राब हो गए थे, ऑयल प्राइसेस बढ़ गई थी। और ईरान ने ये भी यानी धमकी दी थी कि जी। ना सिर्फ ये स्टेट ऑफ हॉर्मस बल्कि वहाँ जो बहर अहमर में जहाँ पे यमन है वहाँ से भी बंद कर देंगे, हौसी बागियों की तरफ से वहाँ भी इनके पास ये है कि कर सकते हैं। तो ये उन्होंने, अमेरिका ने भी एक रियल थ्रेट फील करता है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब कुछ अमन व अमान आएगा और ये लोग नेगोशिएशन की तरफ आएंगे तो फिर ये प्राइसेस नीचे जाएंगे। आप राइट, देखें कि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो गोल्ड प्राइसेस नीचे जाती हैं, जैसा कि हुआ है। राइट, और लेकिन अभी अब इतनी ये नीचे देखें, नहीं गई है जिससे कि थोड़ा हाँ, सा एक पाकिस्तान के लिए सेफ हेवन हो। वेल, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच डॉक्टर तलत, हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया। डॉक्टर जावेद, आपका भी बहुत तशरीफ लाया, आज के दिन आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज हम इकोनॉमी के हवाले से, खासकर बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से और डिफरेंट पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स के हवाले से हमने डिटेल्स आपके साथ शेयर की। हमारे पास कुछ अपडेट्स हैं, वो भी आपको बताना चाहते हैं कमोडिटीज़ के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक कि हमारे पास आज क्या क्या अपडेट्स हैं। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,29,236 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,67,985 रुपीज़। ये लोकल मार्केट के प्राइस है। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $4,065, ऑयल WTI पर बैरल $82.85, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $89.61। आप देख सकते हैं ऑयल प्राइसेस में एक इजाफा देखा गया है और ये डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं रेट्स। नेक्स्टली हमारे पास करेंसी भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं आज की मार्केट के अपडेट्स। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 317.18 रुपीज, सेलिंग वाज 317.75। यूके पाउंड बाइंग रही 373.43, सेलिंग वाज 374.11। यूएस डॉलर बाइंग रही 277.85, सेलिंग वाज 278.35 एंड चाइनीज ऑन बाइंग रही 41.03, सेलिंग वाज 41.13। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74 रुपीज, सेलिंग वाज 74.13। यूएई दिरहम बाइंग रही 75.65, सेलिंग वाज 75.79। कतरी रियाल बाइंग रही 76.22, 76.36 सेलिंग प्राइस है। नेक्स्टली लास्टली कोयत दिनार बाइंग रही 902.99 रुपीज, सेलिंग वाज 904.61। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। आप देख सकते हैं डॉलर के प्राइसेस में एक माइनर सा डिक्लाइन देखा जा रहा है रुपये के अगेंस्ट, विच इज़ वेरी गुड कि अप्रिसिएशन डेली बेसिस पे रुपये की कुछ पैसाज में ही सही देखी जा रही है। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।